हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज के इस वीडियो में हम 9 अगस्त का न्यूज़पेपर डिस्कशन कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेरिस ओलंपिक्स की, जहां पर कल का दिन जो था इंडियन मेडल के हिसाब से काफ़ी अच्छा दिन रहा। बिकॉज पहले तो हमने जेवलिन थ्रो के अंदर सिल्वर मेडल जीता एंड ऑल्सो हमने हॉकी के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, सो देखो, जब भी इंडिया को कोई भी पर्टिकुलर मेडल मिलता है ना, तो उसके आसपास किसको गोल्ड मिला है, किसको सिल्वर मिला है, किसको ब्रॉन्ज मिला है, वो तीनों चीज़ें देख लेना इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज किसी भी स्टेट पीसेस के एग्जामिनेशन के अंदर ये चीज़ डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, सो रिसेंटली जो पेरिस ओलंपिक्स हुआ है उसमें जेवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड जो है वो पाकिस्तान के अरशद नदीम को मिला है, जिन्होंने 92.97 मीटर का थ्रो किया था। सिल्वर मेडल इंडिया के नीरज चोपड़ा को मिला है, जिन्होंने 89.95 मीटर का थ्रो किया था। एंड ब्रॉन्ज मेडल जो है अलेक्जेंडर पीटर्स को मिला है, जो कि ग्रेनाडा कंट्री के हैं, 88.54 मीटर के थ्रो के साथ। ठीक है, सो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम हॉकी की बात करें तो हॉकी में गोल्ड नीदरलैंड्स को मिला है, सिल्वर जर्मनी को मिला है और ब्रॉन्ज जो है वो इंडिया को मिला है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई है एंड दिस इज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप प्रॉपर्ली ध्यान रखिएगा। लेट्स टॉक अबाउट रिसेंटली जो चीज़ अपडेट हुई है, जहाँ पर इंडिया में जब भी कोई ड्रग्स आते हैं या फिर जब भी कोई मेडिसिन वगैरह का अप्रूवल आता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। उस चीज़ को चेंज करते हुए जो इंडिया का जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, DCGI, उन्होंने एक न्यू रिक्वायरमेंट क्रिएट की है। उन्होंने बोला है कि कोई भी अगर न्यू मेडिसिन अगर मार्केट के अंदर आती हैं और उस पर्टिकुलर मेडिसिन को अगर इन छः कंट्री में से किसी एक ने अप्रूव कर दिया हो, जैसे USA, UK, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूरोपियन यूनियन, तो ये 6 डिफरेंट कंट्रीज एंड ग्रुप्स जो है, इनमें से किसी ने भी अगर एक न्यू मेडिसिन को अप्रूव कर दिया है अपने मार्केट के अंदर, तो इंडिया के अंदर उसको अलग से क्लिनिकल ट्रायल करवा के उसको अप्रूव करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन 6 कंट्रीज़ ने अप्रूव कर दिया है तो हम भी उसको अप्रूव्ड मानेंगे। ठीक है, ऐसा DCGI ने बोला है। मतलब सिंपल वर्ड्स में समझिए, अगर कोई भी न्यू मेडिसिन मार्केट के अंदर आती है और ये 6 कंट्रीज़ में से एक भी कंट्री अगर उसको अप्रूव कर देती है तो ऑटोमेटिकली इंडिया के अंदर भी अप्रूव हो जाएगा। ठीक है ना, स्पेशली ये उन मेडिसिन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो कि क्रॉनिक यानी कि जो लॉन्ग टर्म और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस के साथ जो डील करने वाले पेशेंट्स को हेल्प करते हैं। जैसे कि वेट लॉस की जो ड्रग्स है, अल्जाइमर्स यानी कि भूलने की बीमारी जो है उसकी जो ट्रीटमेंट्स की मेडिसिन है, कैंसर की थेरेपीज़ वगैरह हैं। देखो, वेट लॉस की हो गई, अल्जाइमर्स, कैंसर, इन सब की लगातार न्यू मेडिसिन मार्केट में आती रहती है। बिकॉज रिसर्च हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो जो न्यू मेडिसिन आती है हर बार उसको पहले इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल्स करवाने पड़ते थे, फिर आपको अप्रूवल लेना पड़ता था, उसके कारण टाइम बहुत लंबा निकल जाता था। तो इसी चीज़ से यहाँ पर ठीक करने के लिए ये न्यू डिसीजन लिया गया है कि अगर इन 6 कंट्री में से किसी एक ने भी अगर अप्रूव कर दिया तो इंडिया में ऑटोमेटिकली उसको अप्रूव्ड माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा DCGI ने ये भी बोला है कि ऑल्दो अगर इन 6 कंट्री में से कोई भी अप्रूव कर देगा तो हम उसको अप्रूव मानेंगे, बट अगर हमें ऐसा फील होता है कि किसी भी टाइप का कंसर्न अगर इंडियन पॉपुलेशन पे हो सकता है उस पर्टिकुलर मेडिसिन के कारण, तो हम उस पर्टिकुलर मेडिसिन को प्रॉपर एक क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए भी बोल सकते हैं। मतलब DCGI ने पावर अपने पास रखा है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम क्लिनिकल ट्रायल के लिए भी बोल सकते हैं यहाँ पर। नो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पर हम बात करते हैं जो हमारी पुअर पॉपुलेशन है, कंपैरेटिवली जो बॉटम 50% पॉपुलेशन है, उनके ऊपर जो हेल्थ का एक्सपेंडिचर उनको खुद करना पड़ रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है बेसिकली उनके पॉकेट एक्सपेंडिचर के ऊपर। तो देखो, रिसेंटली जो डेटा आया था उस डेटा के अनुसार हमारा जो बॉटम 50% यानी कि जो पुअर्स हैं इंडिया में, उनके जो हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गए हैं। 2011-12 में यही एक्सपेंसेस जो है 17.5% के आसपास थे और वो इंक्रीज़ होकर 22% से ज़्यादा हो गए हैं 2022-23 के अंदर। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको पहले तो समझ आ गई कि 2011 में कितना था हमारा, ऑलमोस्ट 17% जो पैसा था पुअर्स का वो हॉस्पिटल्स की तरफ जा रहा था, बट 2022 में 22% पैसा जो है वो हॉस्पिटल्स की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि मेडिकल एक्सपेंसेस के ऊपर हमारा जो बर्डन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है और ये बर्डन जो है वो ज़्यादा रूरल एरियाज़ में देखा जा रहा है। बिकॉज यही चीज़ पहले 2011 में 17% थी और ये चीज़ इंक्रीज जो 2022 में ऑलमोस्ट 23% के आसपास हो गई है। नो, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो एक तरफ तो हेल्थ केयर के जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, बट साथ ही साथ जो पुअर्स हैं उनके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज काफ़ी कम होते हैं। मतलब रिसोर्सेज ऑलरेडी कम है, बट जो हॉस्पिटल के बिल्स हैं या हॉस्पिटल के जो एक्सपेंसेस हैं वो लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिसके कारण इस पर्टिकुलर रीजन के कारण वहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। राइट, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ आ रही है और इस चीज़ के कारण जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। नाउ, एक इसका बहुत बड़ा इफेक्ट ये देखा गया है कि बिकॉज हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि जो पुअर्स हैं उन्होंने अपने कंजम्पशन एक्सपेंसेस को रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो हॉस्पिटल के खर्चे के कारण उन्होंने घर में प्रॉपर खाना पीना छोड़ दिया है, प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड लेना छोड़ दिया है। अब देखो, बिकॉज एक पर्टिकुलर पुअर पर्सन न्यूट्रिशियस फूड नहीं लेता है, प्रॉपर ऐसे फूड नहीं लेता है जिसके अंदर विटामिन मिनरल्स ऐसे प्रेजेंट हो, जिसके कारण उसकी बॉडी के अंदर माल नरिशमेंट होती है और उसको फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ता है।
वंस अगेन हॉस्पिटल के खर्चे ज़्यादा होते हैं, उसके कारण ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो ये एक टाइप से विशियस साइकिल बन गया है कि हॉस्पिटल मतलब कि खर्चे ज़्यादा होने के कारण वो अपने ऊपर न्यूट्रिएंट्स के खर्चे नहीं कर पा रहा है, अपने आप को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पा रहा है, जिसके कारण वो बेसिकली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंस गया है, राइट। अब अगर हम रूरल और अर्बन एरियाज़ के अंदर इसको एक कंपैरिजन देखें तो ऑब्वियसली रूरल हाउस होल्ड्स को ये ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है, उनके लिए ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। बिकॉज ओवरऑल जब प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं, तो जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ के तो वेजेस इंक्रीज हो जाते हैं, बट जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं वहाँ पर वेजेस इंक्रीज नहीं होते। उनके पास पैसे आज भी उतने ही हैं, उनके पास रिसोर्सेस आज भी बहुत कम है, लेकिन एक्सपेंसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए ज़रूरत है एक रोबस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बनाने की, एक ऐसा इंश्योरेंस स्कीम जो कि पुअर्स को बेनिफिट कर सके, स्पेसिफिकली बेनिफिट करे, उनको टारगेट करके उनको बेनिफिट करने के लिए काम करे। एक तरफ हम आयुष्मान भारत को डेफिनेटली चला रहे हैं और ये चीज़ काम भी कर रहा है, बट अभी भी एक बहुत बड़ा सब्सटेंशियल गैप है जो कि हमारे जो पुअर्स है हमारे कंट्री के अंदर, उनको जो चीज़ नहीं मिल पा रही है, वहाँ तक हमें हेल्थ केयर पहुँचाने की ज़रूरत है। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई है एंड इस चीज़ को आप अपने मेंस के आंसर्स के अंदर डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं। लेट्स टॉक टू अबाउट अ न्यू इनिशिएटिव। एक नए इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं जो कि असम से आई है। असम में चाइल्ड मैरिज को रिड्यूस करने के लिए वहाँ के गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा स्कीम लेकर आया है। उन्होंने एक स्कीम लाया है जिसका नाम है निजात मुहिम। सो निजात मुहिम नाम का जो स्कीम है, इसके अंदर वो क्या करते हैं, जितने भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं जो हायर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करती है, उनको कुछ ना कुछ पैसे प्रोवाइड करते हैं, मॉनेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखो कोई भी ऐसी लड़की जो कि ऑब्वियसली अनमैरिड है और अगर वो हायर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास में पढ़ाई कर रही है तो उनको 200 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से मिलेंगे। अगर कोई अंडर ग्रेजुएशन कर रही है और अनमैरिड है तो उनको 400 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे, और अगर कोई लड़की पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है और वो अनमैरिड है तो उनको 2500 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे। नाउ ये चीज़ जो है वो हर साल 10 महीनों के लिए मिलेगा, बिकॉज 2 महीने की तो वैसे भी छुट्टियाँ होती हैं, इसलिए 10 महीनों के लिए उनको ये सब चीज़ें मिलेंगी। नाउ एम क्या है, एम ये है कि जो भी पैसे मिल रहे हैं उसके थ्रू वो अपने एजुकेशन का जो कॉस्ट है उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं कवर कर सके, अपने जो बाकी एक्सपेंसेस है उसको कवर कर सके, ताकि जो उनकी फैमिलीज़ हैं वो उनको शादी करने के लिए मजबूर ना करे, रादर उनको पढ़ाई करने के लिए उनको इनकरेज करे, बिकॉज पैसे उनको गवर्नमेंट दे रही है। नाउ जैसा मैंने आपको बताया, ये स्कीम सिर्फ उन लड़कियों के लिए है जो कि अनमैरिड रहती हैं अपने एजुकेशन के टाइम में, भले ही वो 10th 12th कर रही हो एंड अंडर ग्रेजुएशन कर रही हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हो, शी शुड रिमेन अनमैरिड। इसके अलावा देखो डायरेक्टली पैसे नहीं दिए जाएंगे, अलॉन्ग विद एजुकेशन ये भी देखा जाएगा कि वो क्लास प्रॉपरली अटेंड कर रही है कि नहीं, अटेंडेंस उनकी देखा जाएगा, साथ ही साथ उनका जो कैरेक्टर रिकॉर्ड है, इसी मतलब एक डिग्निफाइड पर्सन है कि नहीं, ये सब चीज़ें देख कर उसके बाद यहाँ पर पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखो ध्यान से तो एक चीज़ देखने वाली ये है कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे था 2019 से 21 के बीच में, उसका रिसेंट डेटा आया था, उसके अनुसार असम में ऑलमोस्ट 32% जो वुमेन्स हैं उनकी शादी 18 साल से पहले कर दी गई थी। ना इसी पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स को देखकर असम गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया है, जिसके अंदर उन्होंने एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की है। ना इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू जितने भी यंग वुमेन हैं उनको एम्पावरमेंट मिलेगी, ऑब्वियसली राइट, उनको एक्सेस टू एजुकेशन मिलेगा, जिससे कि लाइफ में आने वाले टाइम में भी वो अपने खुद के चॉइसेस कर सकती हैं, अपने पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकती है, और जो गरीबी की साइकिल होती है ना उसको कहीं ना कहीं ब्रेक करने में बहुत बड़ी एक योगदान निभा सकती है। सो उम्मीद करता हूँ असम के इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के बारे में आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट न्यूज़। यहाँ पर हम पार्लियामेंट के अंदर एक वक्फ लॉ को रिसेंटली इसको अमेंड करने की बात की गई है, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझो वक्फ क्या होता है। देखो वक्फ एक ऐसा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जो कि इस्लामिक लॉ के अंदर मेंशन्ड है। नाउ लेट्स से कि अगर एक पर्टिकुलर इस्लामिक पर्सन है जिसके पास कोई प्रॉपर्टी है और वो उस प्रॉपर्टी को मतलब वक्फ नाम की जो बोर्ड है, मतलब बॉडी जो है, उस पर्टिकुलर बॉडी को ये अपनी प्रॉपर्टी दान में दे देता है। उसका मेन एम ये होता है उस पर्सन का कि जो मैंने प्रॉपर्टी दान में दी है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर आप कोई मॉस्क यानी कि कोई मस्जिद बना सकते हैं, कोई मदरसा बना सकते हैं, या फिर कोई दूसरी कम्युनिटी सर्विस कर सकते हैं जो कि इस्लाम को या फिर ओवरऑल सोसाइटी को हेल्प करेगी। तो आई होप आप वक्फ समझ गए। सो वक्फ एक ऐसा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जो ऐसी प्रॉपर्टी को संभालता है, और वक्फ प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जो कि इस्लाम के किसी पर्सन के द्वारा डोनेट की गई है कम्युनिटी सर्विस के लिए, मतलब मॉस्क बनाने के लिए या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए या फिर किसी भी तरीके की कम्युनिटी सर्विस के लिए। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये मीनिंग आप समझ गए। नाउ रिसेंटली वक्फ एक्ट जो है वो 1995 के अंदर एक एक्ट आया था, उसके तहत इसको रेगुलेट किया जाता है, जिसके अंदर ये बोला गया था कि किस तरीके से उन प्रॉपर्टीज़ का बेटर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे उनको प्रॉपर्ली सुपरवाइज कर सकते हैं, राइट। इसके लिए उन्होंने क्या किया, 2 चीज़ें बनाई। नेशनल लेवल पे एक वक्फ बोर्ड बना दिया और साथ ही साथ स्टेट लेवल पे स्टेट वक्फ बोर्ड्स बना दिए।
और ज़्यादा पावर जो है उन्होंने स्टेट वक्फ बोर्ड को दिया ताकि वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकें, सारे के सारे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सके और ये इंश्योर कर सके कि जो भी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है उनका वही इस्तेमाल हो रहा है जैसा उनके डोनर्स चाहते थे। अगर वो चाहते थे कि वहाँ पर सोसाइटी का काम हो तो सोसाइटल बेनिफिट के लिए ही काम हो रहा है, कोई और काम नहीं हो रहा है। रिसेंटली इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया है, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट किया गया है। तो उसके तहत गवर्नमेंट ने कुछ लगातार स्वीपिंग चेंजेस करने की बात की गई है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वंस के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात ये की गई है जो नेशनल वक्फ बोर्ड है उसके पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए, ना कि स्टेट वक्फ बोर्ड के पास। ठीक है, पहली चीज़ तो, ताकि जो नेशनल वक्फ बोर्ड है वो बेटर तरीके से मैनेज कर सके और प्रोटेक्ट कर सके वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को, पहली चीज़। सेकेंड चीज़, उन्होंने बोला है जो नेशनल वक्फ बोर्ड होंगे उनके पास ये पावर होगा कि किसी भी स्टेट के अंदर अगर किसी भी वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर इंक्रोचमेंट हो रहा है तो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई भी डिस्प्यूट्स वगैरह है तो उसको प्रॉपर्ली रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट। और ओवरऑल नेशनल वक्फ बोर्ड का ये काम होगा कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ का मिसयूज़ ना हो, उसको इलीगली कोई ट्रांसफर ना कर ले अपने नाम पर, राइट। ये सब चीज़ों का इंश्योर करना। सो ओवरऑल ये कुछ अमेंडमेंट्स करने की बात की गई है। बट ऑपोजिशन के कुछ कंसर्न्स ये हैं। सबसे पहला तो ऑपोजिशन कैंपेन्स ये कह रहे हैं कि ये लगातार पावर को सेंट्रलाइज करने की बात की जा रही है। जो स्टेट के वक्फ बोर्ड्स थे उनकी जो ऑटोनॉमी थी वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गई है, सारी की सारी पावर कहाँ चली गई है, नेशनल या फिर जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड है वहाँ पर। इसके कारण उनका मानना यह है कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जो ओरिजिनल इंटेंट है उस पर्टिकुलर वक्फ के प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने का, वो इंटेंट कहीं ना कहीं खो जाएगा, बिकॉज नेशनल लेवल पे एक सिंगल बॉडी किस तरीके से पूरी कंट्री के वक्फ प्रॉपर्टीज़ को हैंडल कर पाएगी, राइट। ये काम बेटर तरीके से स्टेट वक्फ बोर्ड ही कर सकती थी, ऐसा ऑपोजिशन का मानना है। तीसरा एक कंसर्न ये भी है कि जो अमेंडमेंट है इसके कारण बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, उसके कारण बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टीज़ को कुछ ऐसे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे जिसका इंटेंशन डोनर्स के लिए नहीं था। मतलब डोनर्स ने तो दिया था सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, बट हो सकता है ये किसी और काम के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दें। तो इसी चीज़ के कारण यहाँ पर जो लगातार एक दूसरे के अंदर टसल्स हुए हैं उसके कारण ये पर्टिकुलर बिल पास नहीं हो पाया है और इस बिल को जॉइंट कमेटी के पास रेफर कर दिया गया है, जॉइंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। अब वो लोग इस पर्टिकुलर बिल को प्रॉपर्ली चेक करेंगे, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज करेंगे एंड आफ्टर दैट दिल री-सबमिट इट इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट। फिर से वो पार्लियामेंट के सामने डालेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। वट एवर विल हैपन वी विल डिस्कस अबाउट इट। लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी वेरी प्रेसिंग इशू। यहाँ पर जो अंटार्कटिका है, आप जानते हैं आर्कटिक रीजन जो नॉर्थ पोल के पास है और एंटार्कटिक रीजन जो साउथ पोल के पास है, ये दोनों रीजन्स ऐसे हैं जो कि लगातार पूरे साल आइस के अंदर कवर्ड रहते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पर सबसे बड़ी ये हुई है कि अंटार्कटिका के अंदर विंटर्स में, मतलब डीप विंटर्स में हीट वेव्स आने स्टार्ट हो गए हैं। नाउ ऑब्वियसली हम जानते हैं क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, बट ये पर्टिकुलर चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी मेंस के अंदर डायरेक्टली इसका क्वेश्चन आ भी सकते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट ये बोलता है कि पिछले 2 सालों में 2 बार, मतलब लगातार पिछले दूसरे साल जो अंटार्कटिका है, मतलब जो हमारा सदर्न कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर हायर टेम्परेचर देखा गया है अपने विंटर सीजन के अंदर। अब देखो नॉर्मली वहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल से ज़्यादा टेम्परेचर देखा जा रहा है ऑलमोस्ट हर दिन, और कुछ दिनों तक तो ये जो टेम्परेचर इंक्रीज है वो 28 डिग्रीज इंक्रीज हो जा रहा है नॉर्मल टेम्परेचर से। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी चीज़ है, राइट। हीट वेव का यहाँ पे ऑलमोस्ट करेक्ट डेफिनेशन है 28 डिग्री इंक्रीज हो जाना, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। नाउ देखते हैं हीट वेव्स के एग्जैक्टली रीजंस क्या हैं अंटार्कटिका के अंदर। पहली चीज़ आपने सुना होगा पोलर वॉर्टेक्स नाम की एक चीज़ होती है। पोलर वॉर्टेक्स यानी कि पोल्स पे वॉर्टेक्स होता है। वॉर्टेक्स का मतलब होता है एक बहुत बड़ा एरिया जहाँ पर ठंडी हवा रहती है लो प्रेशर के अंदर। ये बेसिकली एटमॉस्फेयर का जो सेकंड लेयर है ना, ट्रोपोस्फेयर से ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर होता है, वहीं पर पोलर वॉर्टेक्स पाया जाता है। नाउ ध्यान रखिएगा, पोलर वॉर्टेक्स का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि अंटार्कटिका के ऊपर ठंडी हवा को ट्रैप करके रखना। अब देखो ये मान लो दिस इज अर्थ, ठीक है, दिस इज इक्वेटर, दिस इज ये यहाँ पर हमारे बन गए पोल्स। अब देखो ये हो गए अंटार्कटिका। नाउ अगर आप देखो तो कुछ ऐसा होता है हमारा पोलर वॉर्टेक्स, ठीक है, इस तरीके से कुछ वो करता है। तो इस रीजन में ठंडी हवा को बना के रखना और सिमिलरली नॉर्थ पोल के ऊपर यहाँ पर बना के रखना, ये मेन काम होता है पोलर वॉर्टेक्स का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पोलर वॉर्टेक्स जो है पिछले कुछ सालों में डिस्टेबलाइज होना स्टार्ट हो गया है। डिस्टेबलाइज होने के कारण क्या हुआ है, देखो जो ये पर्टिकुलर हमारा रीजन है यहाँ पर जो ये ऐसा होना चाहिए था, ये इंक्रीज होकर ये ऐसा हो गया, देखो ये नीचे आ गया है। नीचे आने के कारण है जो वार्म एयर है वो अंदर तक आना स्टार्ट हो गया है, उसी कारण ये वार्म एयर अंदर आ गया है। तो यहाँ पर जहाँ पर आइस होना चाहिए था वो धीरे धीरे आइस पिघल रहा है, ठीक है। सो आई होप आप पहली चीज़ समझ गए कि पोलर वॉर्टेक्स जो है वो डिस्टेबलाइज हो रहा है और ये एक एयर का मास है, एक ठंडी हवा का मास है, जो कि ठंडी हवा बेसिकली अंटार्कटिका के यहाँ देखो अंटार्कटिका तक रहनी चाहिए थी, ऐसे रहनी चाहिए थी, बट वो पीछे आ गई है। मतलब अंटार्कटिका का अब ज़्यादा एरिया कवर नहीं कर रही है, उसके कारण जिस एरिया में पोलर वॉर्टेक्स नहीं है वहाँ पे अब ऊपर से गर्म हवा अंदर आ जा रही है, राइट। पहली चीज़ तो आप समझ गए, पहला रीज़न आप समझ गए।
सेकंड, अंटार्कटिका की जो आइस है वो आइस कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रही है। क्यों हो रही है? ऑब्वियसली इस चीज़ के कारण हो रही है। पोलर वॉर्टेक्स पीछे आ रही है, उसका मतलब क्या है कि जो गर्म हवा है वो ऊपर से नीचे आ रही है और नीचे आने के कारण आइस पिघल रही है। और आइस पिघलने के कारण, अब देखो आइस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आइस बेसिकली एल्बिडो का काम करता है। एल्बिडो का मतलब क्या है? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब जब भी कोई धूप वगैरह यहाँ पर आएगी तो आइस जो है वो उसको डायरेक्टली रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। अब उसके कारण क्या होता है? वो धूप वहाँ टिक नहीं पाता और वहाँ पर किसी भी टाइप की मेल्टिंग नहीं कर पाता है, वार्मिंग नहीं कर पाता है। बट बिकॉज वहाँ पर आइस ही रिड्यूस हो गई है, तो अब वो आइस जो है रिफ्लेक्ट बैक कर नहीं पा रही है। उसके कारण वहाँ पर अब गर्मी भी आ रही है और वहाँ पर धूप भी आ रही है। उसके कारण आइस और ज़्यादा पिघल रहा है। तो अंटार्कटिका का जो सी आइस है उसके रिड्यूस होने के कारण ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, मतलब ये जो वार्मिंग हो रही है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जा रही है। ठीक है। तीसरी, अब देखो वहाँ का जो सी आइस है वो रिड्यूस हुआ है। सी आइस रिड्यूस होने के कारण जो ओशन सर्कुलेशन है ओवरऑल ग्लोबल लेवल का, वो भी कहीं ना कहीं चेंज हुआ है। समझो, आपने यहाँ पर अलग अलग टाइप के ओशन करंट्स के बारे में पढ़ा होगा। नाउ आपने पढ़ा होगा किस तरीके से यहाँ पर ओशन करंट चलते हैं, इस तरीके से, राइट, कैसे मूव करते हैं। बट बिकॉज अब यहाँ पर आइस नहीं है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हवा अंदर की तरफ चल रही है। हवा अंदर की तरफ चलने के कारण वो पानी को भी अंदर की तरफ लेकर आ रही है। उसके कारण जो ग्लोबल एयर सर्कुलेशन, ग्लोबल वाटर सर्कुलेशन है, सॉरी, वो यहाँ पर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। राइट, तो ये भी एक बहुत बड़ा ओशन सर्कुलेशन चेंज हो रहा है हमारा। नेक्स्ट चीज़, इसका जो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है, ब्रॉडर रीजन है, वो क्या है? ब्रॉडर रीजन इज ग्लोबल वार्मिंग। बिकॉज ऐसा माना जा रहा है कि अंटार्कटिका में जो वार्मिंग है वो बाकी पूरे अर्थ से ऑलमोस्ट डबल स्पीड से मूव कर रही है। मतलब कि अगर हम इसको माने और ये हमारा अर्थ है, तो इस रीजन में जैसे वार्मिंग बढ़ रही है, मतलब ग्लोबल टेम्परेचर जैसे बढ़ रहा है, उसका रेट अगर देखो, और जो अंटार्कटिका के अंदर जो बढ़ रहा है उसका रेट देखो, तो ये अगर 1 की स्पीड से बढ़ रहा है तो ये 2 की स्पीड से बढ़ रहा है। मतलब कि ये ऑलमोस्ट डबल स्पीड से बढ़ रहा है। इसकी वार्मिंग बहुत तेज़ी से गर्म हो रहा है बेसिकली जो अंटार्कटिका है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है कि क्यों वहाँ पर अंटार्कटिका का जो आइस शीट है, जो बर्फ़ है, वो क्यों पिघल रहा है। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई। नो लेट्स टॉक अबाउट द फॉलआउट्स। फॉलआउट्स का मतलब होता है क्या उसके प्रॉपर इम्प्लीकेशंस है, क्या उसके आगे जाकर उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी मेल्टिंग ऑफ द अंटार्कटिका आइस शीट। और हम लगातार न्यूज़ में सुनते भी हैं, राइट, अंटार्कटिका आइस शीट लगातार मेल्ट हो रही है। आपने सुना होगा लास्ट ईयर भी यहाँ पर अंटार्कटिका के अंदर जो एक बहुत बड़ा आइस का जो एक स्ट्रक्चर था वो वहाँ पर टूट के साइड हो गया था, टूट कर अलग हो गया था। राइट, ये सब चीज़ें शो करती हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है दैट इज़ रियल एंड ये डायरेक्टली अफेक्ट करना स्टार्ट कर चुका है। इसके अलावा अब देखो, अगर आइस शीट मेल्ट हो जाएगी तो उसका घाटा क्या होगा? सबसे बड़ा घाटा होगा डाउन स्ट्रीम के लिए। बिकॉज ये जो आइस शीट है ना, वो वर्ल्ड के 60% लोगों को पानी प्रोवाइड करते हैं, फ्रेश वाटर प्रोवाइड करते हैं। अब अगर ये आइस शीट नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली फ्रेश वाटर नहीं रहेगा। फ्रेश वाटर नहीं रहेगा तो वहाँ पर वाटर क्राइसिस जो है लगातार इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप अंटार्कटिका आइस शीट की बात करें तो एक डेटा के अनुसार 2000 से अगर हम चेक करना स्टार्ट करें तो अंटार्कटिका ने ऑलमोस्ट 2806 मेट्रिक गीगा टन्स इतना आइस ऑलरेडी लूज कर दिया है और हम लगातार आइस लूज करते ही जा रहे हैं। दिस इज ऑल्सो बहुत बड़ा प्रॉब्लम। नेक्स्ट चीज़ है कि अगर हम अंटार्कटिका आइस शीट की मेल्टिंग की बात करें तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर ये मेल्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली ओशंस के अंदर पानी बढ़ जाएगा। पानी बढ़ेगा तो क्या होगा? ग्लोबल का जो सी लेवल है, ग्लोबल लेवल का सी लेवल, वो लगातार इंक्रीज हो जाएगा और माना जा रहा है कि हंड्रेड्स ऑफ फीट्स तक इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो, अगर 100 फीट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर 1 फीट इंक्रीज हो गया, मतलब कुछ फीट इंक्रीज हो गया, 1-2 फीट इंक्रीज हुआ, उसके कारण वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 230 मिलियन पीपल डिस्प्लेस हो जाएंगे अपनी जगह से। फॉर एग्जाम्पल देखो, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, राइट। अब नॉर्थ अमेरिका अगर आप देखो या फिर अफ्रीका को देखो, नॉर्थ अमेरिका हो गया या फिर अफ्रीका हो गया, इनको देखो, यहाँ पर जितनी भी कम्युनिटीज़ यहाँ पर कोस्टल एरियाज के अंदर रह रही है वो सारी की सारी कम्युनिटीज़ कहीं ना कहीं डिस्प्लेस हो जाएंगी। ये जितनी भी आप देख रहे हो, अगर आप इंडिया को देखो तो ये जितने भी कम्युनिटीज़ आप देख रहे हो, जितने भी प्लेसेस यहाँ पर हैं, वो सब के सब डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट सोचो, सिर्फ एक कुछ फीट इंक्रीज होने से 230 मिलियन पीपल ग्लोबली डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो अगर हंड्रेड्स ऑफ फीट्स इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, राइट। इसके अलावा अगर ऑब्वियसली लगातार टेम्परेचर इंक्रीज होता रहा तो ग्लोबल लेवल का जो ओशन सर्कुलेशन सिस्टम है, जिसके बारे में हमने ऊपर बात की, वो लगातार चेंज होता रहेगा। और यही ओशन सर्कुलेशन सिस्टम है जो कि क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, जो हीट को, कार्बन को, न्यूट्रिएंट्स को, इन सबको रेगुलेट करता है। तो अगर ये ओशन सर्कुलेशन सिस्टम ही चेंज हो गया, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। और उसी कारण जिस वर्ल्ड को राइट नाउ हम जानते हैं, वो वर्ल्ड का जो ओवरऑल शेप है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ डेजर्ट्स है वहाँ आपको डेजर्ट्स नहीं मिलेंगे, जहाँ ग्रासलैंड्स है वहाँ आपको ग्रासलैंड्स नहीं मिलेंगी, जहाँ आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं वहाँ पे लगातार डेजर्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये सब चीज़ें बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आने वाले टाइम में। और ऑब्वियसली जैसे जैसे सर्कुलेशन पैटर्न चेंज होगा वैसे वैसे ज़्यादा इंटेंस और ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे।
हम ऑलरेडी उसको देख रहे हैं। हमने अभी रिसेंटली केरला का वायनाड देखा, लास्ट ईयर हमने उत्तराखंड का चमोली देखा, राइट। उससे पहले हमें रिसेंटली शिमला देखा, उससे पहले भी शिमला देखा। ये सब चीज़ें शो कर रही है कि जो ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम है वो लगातार चेंज हो रहा है, लगातार डिस्टेबलाइज हो रहा है। एंड दिस इज द नीड ऑफ द आवर कि अभी हमें एनवायरमेंट को बचाने के लिए डिफरेंट स्टेप्स लेने होंगे, डिफरेंट एफर्ट्स लेने बहुत बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई। लेट्स टॉक अबाउट वन मोर न्यूज़ नाउ। चाइना के अंदर, चाइना ने बेसिकली साउथ चाइना सी के अंदर एक बहुत बड़ा गैस का फील्ड ढूंढा है। उसका नाम क्या है? नाम है उसका लिंगशुई 36-1 गैस फील्ड। ये नाम आपको पता होना चाहिए, नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लिंगशुई 36-1 गैस फील्ड जो है ये वर्ल्ड का सबसे पहला और सबसे लार्जेस्ट अल्ट्रा शैलो, मतलब बहुत ज़्यादा डीप नहीं है बट बहुत ही ऊपर, मतलब पानी के बहुत ऊपरी पार्ट में हमें गैस फील्ड मिल गया है। अभी तक गैस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता था कि वो पानी के इतने ज़्यादा अंदर होता था कि उसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा स्टेप्स चाहिए होते थे, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने होते थे। बट बिकॉज ये अल्ट्रा शैलो है, मतलब ये हवा बहुत पानी के बहुत ऊपर है, ज़्यादा नीचे नहीं है, उसके कारण इसको निकालने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और जो बेसिकली प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन किया गया है उसके अनुसार ऑलमोस्ट 100 बिलियन क्यूबिक मीटर इतना गैस ऑलमोस्ट प्रेजेंट है, जो कि आने वाले 100 ईयर्स तक पूरे वर्ल्ड का जो एनर्जी है उसको संभाल सकते हैं। नाउ ये जो डिस्कवरी है ये एक पोटेंशियल शो करता है कि साउथ चाइना सी के अंदर सिर्फ यही नहीं और भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट है, बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट है। और साउथ चाइना सी जो है एक बहुत ही कॉन्टेस्टेड रीजन है, जिसके अंदर चाइना, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, ताइवान, ये सब कंट्रीज साउथ चाइना सी के डिफरेंट एरियाज को क्लेम करते हैं। अगर आप चाइना के क्लेम की बात करें तो चाइना जिस एरिया को क्लेम करता है ना, उस एरिया को बोलते हैं 9 डैश लाइन। मतलब 9 डैश लाइन एंटायरली को वो अकेले ही क्लेम करने की कोशिश करता है। और ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट में बहुत सारी कंट्रीज हैं, ये जितने भी कंट्रीज है बाकी देख रहे हैं वो सब चाइना को अपोज करते हैं। अब देखो रिसेंटली जो गैस फील्ड मिला है उसके कारण जो टेंशन है साउथ चाइना सी में वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। देखो एक तरफ तो यहाँ पर मिनरल्स मिल रहे हैं, रिसोर्सेज मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ ये जो है ये वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट शिपिंग रूट्स में से एक है, जहाँ पर पूरे वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 20% ग्लोबल ट्रेड जो है वो इस एरिया से पास करता है। तो हर कंट्री चाहती है इस एरिया के अंदर अपना वर्चस्व बना के रखे, अपनी जो डोमिनेंट पोजीशन है वो बना के रखे, बिकॉज उससे ही वो कंट्री जो है टेक्निकली आगे बढ़ सकती है। अब देखो यूएसए, यूरोपियन यूनियन, जापान, ये सब जो है चाइना के अगेंस्ट में बाकी नेशन जो हैं, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, ताइवान, इन सबको हेल्प करते हैं। बट ऑब्वियसली चाइना इस सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिटर्न नहीं होता है और वो अभी भी अपने क्लेम को बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई करता रहता है। सो उम्मीद करता हूँ आज का जो डिस्कशन है वो आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्सेस में मेंशन करें, मैं उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ शेयर करें, एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।